किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आधे दुग्ध उत्पादन पर भी उत्तर प्रदेश के पशुपालकों से 2 गुना कमाते हैं गुजरात के पशुपालक। उत्तर प्रदेश में बनेंगे किसान बाजार, अन्नदाता सुखी भव और आईपीएम तकनीक से पाएं स्वस्थ पैदावार। अब समाचार विस्तार से। कामधेनु विश्वविद्यालय गुजरात के कुलपति ने कहा है कि देश में कुल 13.4 करोड़ टन दूध का उत्पादन होता है, जिसमें बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के पशुपालकों का है। फिर भी विडंबना यह है कि यहाँ के पशुपालकों से गुजरात के पशुपालकों की आय 2 गुनी है। यह सब चमत्कार किसानों का सहकारी संघ बनाकर उनके उत्पादों को मूल्यवर्धित उत्पादों में तब्दील कर उन्हें कुशल विपणन व्यवस्था मुहैया कराने से संभव हो सका है। अगर उत्तर प्रदेश में भी ऐसा किया जाए तो यहाँ के पशुपालकों में खुशहाली आएगी और इससे अत्यधिक निम्न स्तर पर खेती बाड़ी तथा पशुपालन करने वाले छोटे व सीमांत किसानों को जीवन यापन का एक सुनिश्चित जरिया मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश अकेले 2 करोड़ टन दूध का उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में किसान बाजार बनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने किसानों को और सहूलियत दिए जाने के लिए लखनऊ, मैनपुरी, झांसी और गोरखपुर में किसान बाजार स्थापित करने का निर्णय लिया। इन बाजारों में किसानों को अपने उत्पादन को बेचने में सीधी मदद मिलेगी। इसमें किसी बिचौलिए का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। राष्ट्रपति ने किसानों के लिए अन्नदाता सुखी भव का नारा देते हुए कहा है कि सरकार किसानों की खुशहाली को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानती है। उन्होंने संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की खुशहाली के लिए मूल्यवर्धित कृषि, बाजार सुधार, प्रौद्योगिकी के उपयोग और अप्रयुक्त क्षमता वाले क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत होगी। 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया है। उत्पादकता और कृषि उत्पादन में मृदा की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारंभ की गई है। केंद्रीय एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन केंद्र मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि खेती में रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से खाने पीने की चीजें प्रदूषित हो रही हैं, जिसके कारण लाइलाज बीमारियां फैल रही हैं। रसायनों के प्रयोग के कारण विदेशों में भारतीय उपज की मांग कम हुई है, जिसके कारण किसानों को नुकसान हो रहा है। एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन तकनीक से जहां खेती की लागत में कमी आती है, वहीं पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार खेतों में फेरोमोन ट्रैप तथा पीला चिपचिपा ट्रैप लगाकर कीटों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा नीम के पत्तों तथा बिनौले के अर्क का छिड़काव करने से भी कीड़ों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय की जाने वाली कृषि गतिविधियों की। रबी की फसलों की बुआई के बाद जो भी खेत खाली रह गए हैं और किसान भाई उनमें जायद के लिए उड़द, मूंग, सूरजमुखी या मक्का की फसल लेना चाहते हों तो वे अब बुआई शुरू कर सकते हैं। उड़द की संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए संस्तुत प्रजातियों में टाइप 9, नरेंद्र उड़द 1, आजाद उड़द 1, उत्तरा आजाद उड़द 2 व शेखर 2 आदि किस्मों की बुआई का समय 15 फरवरी के बाद शुरू हो गया है। मूंग की उन्नत प्रजातियों में पूसा विशाल, पूसा बैसाखी, PDM 11, SML 32 आदि की बुआई करें। इसी तरह सूरजमुखी की संकुल किस्मों में मॉडर्न व सूर्या तथा संकर किस्मों में KVSH 1, SH 3322, MSFH 17 की बुआई करें। जायद मक्का की संकुल किस्मों में नवजोत, श्वेता, आजाद उत्तम, कंचन व गौरव तथा संकर किस्मों में दक्कन 115, MMH 133, प्रो 4212, X 1123 के अलावा हरे भुट्टे के लिए माधुरी, प्रिया व शिशु मक्का के लिए BL 42, प्रकाश, पूसा, अगेती, संकर मक्का 2 की बुआई करें। जो किसान भाई बसंतकालीन गन्ने की खेती करना चाहते हैं वे इसकी बुआई शुरू करें। इसके लिए क्षेत्रीय संस्तुत प्रजातियों का प्रमाणित बीज ही प्रयोग करें। लाल सड़न, कंडुआ, उकठा, घासी प्ररो, पर्णदा व पेड़ी कुंठन आदि रोगों से प्रभावित फसल का गन्ना बीज के रूप में प्रयोग न करें। बुआई से पूर्व बीज शोधन अवश्य करें। बीज शोधन के लिए बावस्टिन के घोल में बीज गन्ना के टुकड़ों को आधा घंटा डुबोए रखने के पश्चात बुआई करें। शल्क कीट, ऊनी माहू ग्रसित गन्ने के टुकड़ों को मेलाथियान के घोल या डाइमिथोएट के घोल में 15 मिनट तक डुबोकर उपचारित करें।
बुआई के समय दीमक, जड़ बेधक व अंकुर बेधक कीटों के प्रबंधन के लिए क्लोरपाइरीफॉस को पानी में घोलकर बोए जाने वाले टुकड़ों पर फुहारे से छिड़काव करें। जहां पर सफेद गिडार दिखे वहां क्लोरपाइरीफॉस की मात्रा बढ़ा दें। संपूर्ण प्रदेश के लिए गन्ना की संस्तुत प्रजातियों में जल्द पकने वाली प्रजातियां हैं कोशा 8436, कोशा 88230, कोशा 95255, कोशा 96268, कोसे 98231, कोसे 95422 आदि। मध्य देर से पकने वाली प्रजातियां हैं कोशा 767, कोशा 8432, कोशा 97264, कोशा 96275, कोशा 97261, कोशा 98259, कोशा 99259 आदि। इनमें से उपलब्धता के अनुसार प्रजातियों का चयन करें। जल भराव वाले क्षेत्रों में फरवरी से मार्च में प्रत्येक दशा में बुआई कर दें। ऐसे क्षेत्र के लिए 9530 व कोसे 96436 प्रजातियों में से किसी का चुनाव करें। आम की बागों में बौर निकलने पर यदि भुनगा कीट का प्रकोप 5 से 10 भुनगा प्रति बौर हो तो नियंत्रण के लिए 0.005% इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। यदि मिर्च कीट का प्रभाव बौर पर दिखाई पड़े तो उन बौरों को काटकर नष्ट कर दें। भुनगे के लिए किए गए छिड़काव से मिर्च कीट भी नष्ट हो जाएंगे, किंतु यदि जरूरी हो तो एक छिड़काव और करें। गुजिया कीट के लिए पूर्व में लगाई गई पॉलीथीन पट्टी को किसी कपड़े से साफ करें। गेहूं की फसल में अनावृत कंडुआ की बाली दिखाई देते ही उसे निकालकर जला दें। चने की फसल को फली छेदक कीट से बचाने के लिए मोनोक्रोटोफॉस दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें। कृषि समाचारों के बाद आइए जानकारी लेते हैं मंडी भावों की। गेहूं का भाव रामपुर की मंडी में 1630 रुपए, खागा में 1610 रुपए, फतेहपुर में 1580 रुपए तथा मिर्जापुर की मंडी में 1625 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल रामपुर की मंडी में 2035 रुपए, फतेहपुर में 2110 रुपए, खागा में 2070 रुपए और मिर्जापुर की मंडी में 1925 रुपए प्रति क्विंटल बिका। चने का भाव रामपुर की मंडी में 3450 रुपए प्रति क्विंटल, खागा में 3300 रुपए, फतेहपुर में 3425 रुपए तथा मिर्जापुर की मंडी में 3675 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। अरहर खागा की मंडी में 4490 रुपए प्रति क्विंटल, फतेहपुर में 4570 रुपए प्रति क्विंटल बिकी। आलू रामपुर की मंडी में 470 रुपए प्रति क्विंटल, फतेहपुर में 595 रुपए, खागा में 610 रुपए और मिर्जापुर की मंडी में 600 रुपए प्रति क्विंटल बिका। प्याज का भाव रामपुर की मंडी में 1320 रुपए प्रति क्विंटल, फतेहपुर में 1550 रुपए, खागा में 1500 रुपए और मिर्जापुर की मंडी में 1690 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर रामपुर की मंडी में 1040 रुपए प्रति क्विंटल तथा खागा में 1020 रुपए प्रति क्विंटल बिका। गुड़ का भाव रामपुर की मंडी में 2430 रुपए प्रति क्विंटल, फतेहपुर में 3025 रुपए, खागा की मंडी में 3100 रुपए तथा मिर्जापुर की मंडी में 3080 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये रहे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कीटनाशक और आज खाद भी।
अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, एनएचएम बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, संस्कृत में एक उक्ति है कि सुबीजे सुक्षेत्रे जायते संपद्यते। अभिप्राय यह है कि अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए अच्छे बीज और अच्छी भूमि की आवश्यकता होती है और भूमि को अच्छा बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। तो यह कार्य हम कैसे कर सकते हैं, इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। पिच में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं मृदा परीक्षण आवश्यक क्यों, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र जालौन के वैज्ञानिक डॉक्टर खलील खान। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये मृदा परीक्षण है क्या मतलब है इसका? सुनील जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि मृदा परीक्षण जो है ये एक रासायनिक विश्लेषण है जो कि प्रयोगशाला में इसका विश्लेषण मृदा का किया जाता है, मिट्टी का। तो इसमें मृदा में उपस्थित पोषक तत्व हैं, उसके बारे में हमको ये जानकारी हो जाती है कि कितनी मात्रा में हमारे फला खेत में पोषक तत्व उपलब्ध हैं और किस फसल के लिए हमें कितना देना है। तो हमारे किसान भाई मृदा परीक्षण क्यों कराएं डॉक्टर साहब? जी, ये बहुत अच्छा आपने किया है कि मृदा परीक्षण क्यों आवश्यक है। इसके लिए जरूरी ये है कि मृदा परीक्षण से नंबर 1 तो ये पता चल जाता है कि हमारे मिट्टी में पोषक तत्वों की कितनी मात्रा में उपलब्धता है। दूसरा ये कि संतुलित उर्वरक प्रबंधन कि हमारे किसान भाई फसलों में लगातार बगैर मृदा का परीक्षण कराए अंधाधुंध पोषक तत्वों का, रासायनिक उर्वरकों का, उससे जो है हमारे किसान भाइयों का जो पैसा है वो ज्यादा खर्च होता है। तो यहीं से हमारी जो है पैसा कम लागत में अच्छी फसल हम किसान भाइयों को, तो इसलिए हम मृदा परीक्षण कराते हैं। डॉक्टर साहब, मृदा परीक्षण है तो इसको कुछ नमूना लेने की कुछ विधि होगी। हमारे किसान भाई जब भी अपने खेत में नमूना लेने जाएं तो उसकी क्या विधि है, क्या विधि अपनाएं वो? जी, किसान भाइयों, अगर आप नमूना लेने जा रहे हैं अपने खेत में तो सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि हम किसके लिए मृदा नमूना ले रहे हैं। मृदा नमूना लेने के लिए नंबर 1 तो ये होता है कि जब हम फसलें उगाते हैं तो उसके लिए मृदा नमूना लेने की विधि अलग है। और दूसरा ये कि अगर हमारे खेतों में अम्लीय या क्षारीय यानी ऊसर भूमियां हैं तो उसमें जो है मृदा नमूना अलग लिया जाता है, उसका तरीका अलग है। और तीसरा ये होता है कि अगर हम बाग लगाने जा रहे हैं
तो बाग लगाने की विधि अलग है। तो इसमें जो है जो फसलें जो हमारे किसान भाई करते हैं, तो उसके लिए अगर मृदा परीक्षण करा रहे हैं तो इसमें 6 इंच गहराई यानी 15 सेंटीमीटर तक गहराई तक जो है वी आकार का गड्ढा हम खोदते हैं। अच्छा, अंग्रेजी का जो अक्षर वी होता है तो उसके आकार का गड्ढा खोद लेते हैं। हाँ जी, वी आकार का गड्ढा खोद करके उसकी जो मिट्टी नीचे तक जाती है उसको हटा देते हैं। इसके बाद खुरपी की सहायता से किनारे से उसमें लगाते हैं और नीचे तक जो है मिट्टी जो उसमें चारों तरफ गिरती है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। इसी प्रकार से पूरे खेत में हम देख लेते हैं कि 8 से 10 जगह से सारी मिट्टी इकट्ठा कर लें और सारी मिट्टी को इकट्ठा करने के बाद उसको मिला लें और मिलाने के बाद उसमें ढेर बना लें। ढेर के बाद उसमें एक प्लस का यानी धन का निशान मार दें तो मिट्टी जो है 4 भागों में बढ़ हाँ 4 भागों में जब मिट्टी 4 भागों में बढ़ जाए तो उसको उसमें 2 भाग फेंक दें और 2 भाग अपने पास रख लें। इसी प्रकार से फिर ढेर बनाएं और फिर धन का निशान मारें, 2 भाग फेंक दें और 2 भाग अपने पास रख लें। इसी प्रकार से प्रक्रिया करते रहें किसान भाई। जब मिट्टी आधा किलो रह जाए 500 ग्राम, उस मिट्टी को किसी पॉलीथीन या कपड़े की थैली में रख दें और उसमें जो है विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं होती हैं, जैसे कृषक का नाम, पिता का नाम, ग्राम का नाम, न्याय पंचायत, विकास खंड और ली जाने वाली फसल, ये बहुत जरूरी है सुनील भाई कि अगर किसान भाई अगर ये नहीं लिखते उसमें है कि कौन सी फसल लेने जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब हमारी मृदा परीक्षण के लिए जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें जो है जैसे उदाहरण के तौर पर अगर किसान ने जो है ये लिख दिया कि गेहूं की फसल हम लेने जा रहे हैं, तो उसमें गेहूं की फसल के लिए संस्तुति लिख करके आ जाएगी कि आपके खेत में इतना पोषक तत्व उपलब्ध है और ऊपर से आपको इतनी यूरिया और इतना डीएपी या फास्फोरस देना पड़ेगा जी। इसमें एक चीज और विशेष ध्यान देने वाली है कि अगर किसान भाई एक की जगह पर 2-3 फसलें लिख दें, जैसे गेहूं, इसके बाद चना, मटर, जो उसके क्षेत्र में हो रही हों फसलें, संभावित फसलें, तो 2-3 लिख दें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसान भाई ने एक फसल अगर लिख दी तो वो फसल समय पर बीज ना मिलना या और किसी कारण से वो फसल नहीं बो पाया किसान, उसकी जगह आपने अगर दूसरी बोई जी तो उसकी भी संस्तुत जो हाँ, तो वो 2-3 फसलों की संस्तुति इकट्ठे किसान भाई को मिल जाती है, जिससे कि हम अगर कोई एक फसल नहीं ले पाते हैं और दूसरी फसल लेते हैं तो वो हमारी रिपोर्ट जो है जो मृदा परीक्षण विश्लेषण होकर के हमारा जो आता है प्रयोगशाला से, तो वो हमारे किसान भाई के लिए कारगर सिद्ध होगा। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने उस भूमि के बारे में बताया जिसमें हम फसलें ले रहे हैं। जो ऊसर बंजर भूमि के लिए किस तरह से मृदा परीक्षण कराएं, क्या विधि हो सकती है? जी, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में काफी भूमियां जो है वो अम्लीय और क्षारीय हैं, यानी कि ऊसर काफी भूमियां हैं। तो ऐसी भूमियों के लिए किसान भाइयों को वही विधि अपनाना है। 6 इंच वी आकार का ही गड्ढा खोदते हैं, लेकिन इसमें जो है 90 सेंटीमीटर गहराई तक ले जाते हैं। अच्छा, इसमें 90 सेंटीमीटर तक। फसलों के लिए 15 सेंटीमीटर तक की मिट्टी लेते हैं, इसमें 90 सेंटीमीटर तक की। लेकिन इसमें सावधानी ये बरतनी है कि 15 सेंटीमीटर के 15 सेंटीमीटर का सैंपल अलग लेना है, फिर 15 से 30 सेंटीमीटर गहराई तक का सैंपल किसान भाई को अलग लेना है, 30 से 60 सेंटीमीटर का सैंपल अलग लेना है और 60 से 90 सेंटीमीटर तक का अलग लेना है। 4 सैंपल लेना है। जी। और उसमें लिखना पड़ेगा कि 0 से आपने मतलब किस गहराई तक का सैंपल लिया है, ये उसमें प्रदर्शित जरूर कर दें। हाँ, ये उसमें इसी प्रकार से जब हमारे किसान भाई अगर बागवानी करने जा रहे हैं, अगर बाग लगाने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी इसी प्रकार से है, लेकिन उसमें 180 सेंटीमीटर तक की मृदा का नमूना लेते हैं। तो उसमें भी यही करते हैं 15 सेंटीमीटर और 15 से 30, 30 से 60 सेंटीमीटर और 60 से 90, 90 से 120 सेंटीमीटर, 120 से 150 सेंटीमीटर और 150 से 180 सेंटीमीटर तक के हम नमूने अलग अलग लेते हैं और उस पे जो है किसान भाइयों को लिख देना पड़ता है, ताकि वो जो है हमारी मिट्टी का विश्लेषण आए तो वो एकदम से एक्यूरेट मतलब पता चल जाए कि हमारे जमीन में कितनी गहराई तक क्या क्या पोषक तत्व उपलब्ध है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या कोई विशेष उपकरण बनाया गया है जिससे हम नमूना लें?
जी जी सुनील जी, ये तो प्रश्न हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभकारी है। किसान भाइयों, इसमें जो हमारा जो उपकरण की आवश्यकता होती है, जब हम मृदा नमूना लेने के लिए जाते हैं तो नंबर एक तो ये कि हमें बाल्टी की एक आवश्यकता होती है। बाल्टी अथवा तसला हो प्लास्टिक का या लोहे का, जो भी किसान भाई को, अगर प्लास्टिक का है तो अति सुंदर है। और दूसरा ये कि एक खुरपी और फावड़ा, एक मूसल, जिससे कि उसको जो है अगर वो ढेले नुमा मिट्टी है तो उसको वो महीन बना जी, महीन बना जी जी। और इसके बाद जो है 2 mm की छन्नी, ताकि वो उसको छान सके और कंकड़ पत्थर अलग हो जाए। इसके बाद जो है एक थैली प्लास्टिक की अथवा कपड़े की थैली, जिसमें कि वो नमूना हमें एकत्रित करना है जी। ये सारी चीजें किसान भाइयों को उपकरण के तौर पर आवश्यक होता है। और जब उसमें नमूना वो ले लें किसान भाई, तो उसके ऊपर और उसके अंदर भी एक पर्ची लिख करके जो सूचनाएं हैं वो जरूर डाल दें। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मृदा परीक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई, अगर आप उस पर अमल करें तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।